दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है 1992। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कमिश्नर किलर का पीछा करते हुए एक्सपो वाली जगह पर पहुँचता है तो किलर वही टावर पर चढ़ जाता है। कमिश्नर उसका पीछा करते हुए टावर पर पहुँचता है, तभी किलर उसे धक्का दे देता है और कमिश्नर टावर से नीचे गिर जाता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तो कमिश्नर रिची को कॉल करके बताता है कि उसे किलर मिल गया है, लेकिन तब तक किलर कमिश्नर के पास आ जाता है, उसे मार देता है और उसको डेड बॉडी को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाता है। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं रिची और अम्पारो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से कमिश्नर ने कॉल किया था और देखते हैं वहां सब तरफ खून फैला होता है। तभी रिची नोटिस करता है खून के निशान जो कमिश्नर को घसीटे जाने पर बना था। वो उसका पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंचता है तो उन्हें कमिश्नर की डेड बॉडी मिल जाती है। किलर ने कमिश्नर की डेड बॉडी को उसी टब में डाल रखा था जिसमें वो लिक्विड भरा था। अब रिची पुलिस को कॉल करता है और तभी उन्हें वहाँ कुछ गिरने की आहट आती है। जब वो दोनों उस साइड में जाकर देखते हैं तभी किलर उन पर हमला कर देता है। वो लोग गिर जाते हैं और किलर वहाँ से भागने लगता है। रिची उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। किलर भागता हुआ बाहर झाड़ियों की तरफ जाता है। रिची उसका पीछा करता है लेकिन रिची भी घायल होता है तो उसका बहुत दूर तक पीछा नहीं कर पाता और किलर वहाँ से भागने में सफल होता है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग रिची से पूछताछ करते हैं तो ऑफिसर पूछती है कि तुम यहाँ से भागे क्यों। रिची बोलता है मैं भागा नहीं था, मैं तो किलर का पीछा कर रहा था। वो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि कमिश्नर की डेड बॉडी यहीं पर है। तो बोलता है जब कमिश्नर हाइट से गिरे तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया था, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचते किलर ने उन्हें मार दिया था। तो पुलिस ऑफिसर पूछती है कि लास्ट वीक तुम्हें होम मिनिस्टर को धमकी देने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। तो बोलता है मैं उन्हें धमकी देने नहीं गया था, मैं तो उन्हें वार्न करने गया था कि उनकी जान खतरे में है। तो ऑफिसर बोलती है कि जब तुम्हारे पास कमिश्नर का कॉल आया था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अगर तुम उसी समय हमें इन्फॉर्म करते तो शायद हम कमिश्नर की जान बचा सकते थे। अब रिची कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सामने देखता है कि कमिश्नर की डेड बॉडी अब जिंदा हो गई थी। इससे पहले उसे अल्वारो का मुर्दा दिखता था, अब उसे कमिश्नर का भी मुर्दा दिखने लगता है। तो किसी को कुछ बोलता नहीं, चुप हो जाता है क्योंकि उसे एक तरह की बीमारी थी। और वही दूसरी तरफ हम अम्पारो को देखते हैं जिसके सामने रोजा की केस फाइल रखी होती है। वो केस फाइल को देखती है, उसमें रोजा के घर का एड्रेस होता है। अब थोड़ी देर बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले रिची और अम्पारो को छोड़ देते हैं और वहीं हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रिची और अम्पारो की बातें सुनती है। अब हम देखते हैं रिची अपने होटल पहुँचता है और ड्रिंक करने लगता है और बोलता है वो कमिश्नर बेचारा मेरी वजह से मारा गया। पहले मैं उसे एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर समझता था लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। तो अम्पारो रिची से बोलती है मैंने रोजा के घर का एड्रेस याद कर लिया है, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ किलर के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। लेकिन रिची जाने से मना कर देता है। रिची के मना करने के बाद अम्पारो रोजी के घर पर अकेली ही जाती है। जब अम्पारो रोजी के घर पहुँचती है तो देखती है वहाँ ताला लगा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उससे बोलता है तुम्हारे पास 1 यूरो है क्या। तो अम्पारो मना कर देती है। फिर अम्पारो उससे बोलती है अगर तुम रोजी के घर का ताला तोड़ दो तो मैं तुम्हें 50 यूरो दूंगी। वो लड़का बोलता है मैं ताला तो नहीं तोड़ सकता लेकिन मैं तुम्हें रोजी के घर के अंदर पहुंचा दूंगा क्योंकि रोजी अपना विंडो हमेशा खोल के रखती है अपनी बिल्ली के लिए। तो अम्पारो बाहर के रास्ते रोजी के घर के अंदर पहुंचती है। अब अम्पारो रोजी के घर की तलाशी लेती है, तभी उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है। तो अम्पारो फ्रेम को तोड़कर उस फोटो को निकाल कर अपने पर्स में रख लेती है। तभी अम्पारो देखती है कि वो लड़का जिसने उसकी हेल्प की थी रोजी के घर में घुसने के लिए, वो अपने आवारा दोस्तों के साथ उसी घर में आ जाता है। तो अम्पारो डर जाती है और भागकर बाथरूम में छुप जाती है। और वही अम्पारो को रोजी के बाथरूम में कुछ ड्राइंग किए हुए पेज मिलते हैं और इधर बाहर से वो आवारा लड़के दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। तभी अम्पारो को एक लेडीज की आवाज आती है। वो बोलती है बाहर आ जाओ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। जब अम्पारो दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं ये वही पुलिस ऑफिसर होती है जिसको हमने थोड़ी देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर में देखा था। वो अम्पारो को बचाते हुए उस घर से बाहर लाती है। तो हम देखते हैं वो पूरा मोहल्ला ही मवाली और गुंडों का था। वो मुश्किल से अम्पारो को लेकर वहाँ से भागती है। अब रास्ते में वो पुलिस ऑफिसर अम्पारो से पूछती है कि तुम ऐसी गंदी जगह पर अकेले क्यों गई थी। तो अम्पारो बोलती है पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम उस घर में क्या कर रही थी।
तो पुलिस ऑफिसर बताती है मेरा नाम कारमैन है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हारा पीछा पुलिस हेडक्वार्टर से ही कर रही थी। और कारमैन बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड की डेथ उस ब्लास्ट में हुई थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम मुझे पूरी बात बताओगी। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कारमैन अम्पारो से पूछती है क्या तुम कमिश्नर को जानती थी? तो बोलती है ज्यादा नहीं, एक हफ्ते पहले ही उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। और वही अम्पारो कारमैन को बताती है कि कुछ दिन पहले 1992 के एक्सपो के पुरानी जगह पर ले गया था जहाँ बहुत सारे पेपर थे। वही मैंने कुछ वीडियो टेप भी देखा था और मुझे लगता है हमें वो टेप चेक करने चाहिए। अब कारमैन और अम्पारो वहाँ जाती है और वहाँ के गार्ड से अम्पारो बोलती है कि कल मैं यहाँ आई थी और मेरे घर की चाबी यही कहीं गिर गई है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? अब अम्पारो उस गार्ड को अपने बातों में उलझा के रखती है और तभी अपनी चाबी दो अलमारी के बीच में गिरा देती है। उसको बोलती है कि जब कल हम यहाँ आए थे और वो धमाका हुआ तो शायद ये चाबी उसी समय इन अलमारियों के बीच में गिर गई होगी। अब वो दोनों चाबी निकालने की कोशिश करते हैं और इधर हम देखते हैं कारमैन अम्पारो द्वारा बताए गए उन वीडियो टेप को चुरा लेती है। अब दोनों वहाँ से बाहर आती हैं तो कारमैन बोलती है हमें इन वीडियो टेप को किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कराना होगा। तो अम्पारो कारमैन को लेकर उसी दुकान पर जाती है जहाँ से उसने अपना मोबाइल खरीदा था और उस लड़के को बोलती है कि आज दोपहर तक तुम्हें सारे कैसेट एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने हैं। पहले तो लड़का मना करता है, फिर कारमैन उसे अपने पुलिसिया अंदाज में धमकाती है तो बोलता है 20 यूरो लगेंगे और दोपहर तक मैं इन्हें ट्रांसफर कर दूंगा। और हम देखते हैं वो लड़का सारे वीडियो को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके उन्हें दे देता है। अब कारमैन अम्पारो को लेकर अपने ऑफिस जाती है, उन पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में प्लग करती है। वो कई सारे वीडियो फुटेज चेक करती है और हम देखते हैं उन वीडियो फुटेज में विक्टोरिया और उसके 4 दोस्त भी होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अम्पारो की नजर 3 लड़कियों पे पड़ती है जो कि कालगल होती हैं और अम्पारो को याद आता है कि रोजी के घर पर जो उसे फोटो मिला था उनमें भी यही 3 लड़कियां हैं। तो अम्पारो कारमैन को वो फोटोग्राफ दिखाती है और बोलती है ये देखो, ये फोटोग्राफ मैंने रोजी के घर से चुराया था और इस फोटोग्राफ में जो 3 लड़कियां हैं और इस सीसीटीवी फुटेज में जो 3 लड़कियां हैं वो सेम है और उनमें से एक वो रोजी होती है जिसकी मौत अभी कुछ दिन पहले हुई थी। और दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और तभी उसके हाथ से एक फाइल गिरती है। ये फाइल रिची एक्सपो वाली जगह से लाया था तो देखता है उस फाइल के अंदर कई सारे बिल होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कारमैन को उस फोटोग्राफ में एक जगह का नाम दिखता है तो कारमैन अम्पारो से बोलती है मुझे इस जगह के बारे में पता है। जब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं तो देखती हैं वो जगह एक बार होती है। जब वो लोग वहाँ उन 3 लड़कियों के बारे में पूछताछ करते हैं तो वहाँ के बाउंसर उन दोनों को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। तो अम्पारो उसके बॉस को वो फोटोग्राफ दिखाती है तो बोलता है मैं इन तीनों में से किसी को नहीं जानता। तभी अम्पारो को याद आता है 1992 के एक्सपो वाले फुटेज में उसने उस आदमी को देखा था। तो अम्पारो पूछती है कि तुम भी 1992 में एक्सपो वाली जगह पर इन 3 लड़कियों के साथ थे? लेकिन वो बंदा अपने बाउंसर से बोलता है कि इन दोनों को ले जाओ, बाहर फेंक दो। जैसे दोनों बाउंसर उन दोनों को लेकर बाहर आते हैं तभी कारमैन अपनी जेब से एक डिवाइस निकालती है और उस डिवाइस को टच करते ही उन दोनों को बिजली का शॉक लगता है और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक औरत दिखती है। वो औरत उनसे पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें और तुम किसकी तलाश में हो। जब अम्पारो अपने बैग से वो फोटो निकालती है तो औरत उसको बोलती है यहाँ नहीं, हमें कहीं और चलना चाहिए। जब रिची उन बिल्स को चेक करता है वो देखता है कई सारे बिल रोमिरो नाम के एक आदमी के नाम पर बनी थी। तो रिची विक्टोरिया से मिलने उसके घर जाता है और पूछता है कि ये रोमिरो कौन है। तो विक्टोरिया बोलता है कौन रोमिरो? तो रिची बोलता है वही रोमिरो जो 1992 के समय में बहुत सारे धंधे चलाता था कालगल सप्लाई करने के। तो रिची अपने जेब से वो बिल निकालता है और उसे दिखाते हुए पूछता है कि एक्सपो खत्म होने के बाद आपने उसे 100 मिलियन का ट्रांसफर किया था, अब बताइए किस लिए? तो पहले तो विक्टोरिया कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब रिची बोलता है कि मैं तुम्हें अब घर से बाहर ले जाऊंगा ताकि किलर तुम्हें देख सके और कुछ दिनों बाद किलर तुम्हें भूनकर सीख कबाब बना देगा, तो विक्टोरिया बोलता है कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो औरत अम्पारो और कारमैन को बताती है हम तीनों को कोलंबिया से यहाँ लाया गया था जिसमें मैं, मार्गरेट और रोजी थे, जिसमें मार्गरेट का एक बेटा भी था। मुझे और रोजा को कुछ तो आइडिया था यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मार्गरेट को लगता था कि उसे यहाँ पर एक वेटर की नौकरी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ हमें
कॉल गर्ल के काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। और दूसरी तरफ विक्टोरिया बताता है कि उस जमाने में हम अक्सर पार्टियां क्या करते थे और जब किसी इन्वेस्टर को खुश करना होता था तो उसके लिए हम लोग कॉल गर्ल को बुलाते थे। और वो बताता है कि एक रात हम सब पार्टी कर रहे थे और वहाँ 3 कॉल गर्ल को बुलाया गया था, लेकिन हम सब कॉल गर्ल के सामने जाने से पहले अपने चेहरे पर मास्क लगाया करते थे ताकि वो हमें पहचान न सके। और लड़कियां सप्लाई का काम रोमिरो देखता था। उस रात मार्गरेट के साथ उसका बेटा भी वहाँ आया होता है और वहीं एक हादसे के दौरान मार्गरेटो की मौत हो जाती है। और उसके बाद रोमिरो बाकी बची 2 लड़कियों और मार्गरेट के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम सब डरे हुए थे और परेशान भी थे कि अब हम क्या करें। फिर हमने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। वो हमारी मदद करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसके बदले में उसने मोटी रकम मांगी। तो उसने मार्गरेट की लाश को वही छिपा दिया और दूसरे दिन उस जहाज की लॉन्चिंग थी तो उसको डुबाने का आइडिया भी उसी का था। और उसी रात सिक्योरिटी हेड ने वहाँ आग लगा दी और आग लगने की वजह से मार्गरेट की डेड बॉडी अंदर ही जल गई और हमने सबको बाहर बताया कि यह एक एक्सीडेंट था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस औरत को देखते हैं जो अम्पारो और कारमैन को बताती है कि उस रात के बाद हमने मार्गरेटा को कभी नहीं देखा, लेकिन उसका बेटा उसको ढूंढते हुए वहाँ दोबारा गया। और अगले दिन जब रोजी उसको ढूंढती हुई वहाँ गई तो उसने देखा कि मार्गरेट का बेटा पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन अभी वो जिंदा था। तो रोजी ने उसे अपने साथ रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसे आज एक कोरियर मिला था और पार्सल के अंदर एक पेन ड्राइव होता है। जब वो पेन ड्राइव को चेक करता है तो उसके अंदर वही फुटेज होता है जिस रात मार्गरेटा की मौत हुई थी। क्योंकि मार्गरेटा की मौत मिनिस्टर की वजह से हुई थी तो मिनिस्टर डर जाता है। और दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो उस रात हुई घटना के बारे में सोचता है। और हम देखते हैं सीन पास्ट में चला जाता है। उस रात जब मार्गरेट बिल्डिंग के अंदर जाती है तो रोमिरो मार्गरेट के बेटे को पास वाले टावर में खेलने के लिए भेज देता है। वो टावर पर चढ़कर दूरबीन से देखता है तो देखता है उसके माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो नीचे आता है लेकिन तब तक रोमिरो उसको रोजा के साथ वापस भेज देता है। और वो लड़का दूसरे दिन मौका पाकर फिर से उस बिल्डिंग में जाता है और अपनी माँ की डेड बॉडी को ढूंढता है। और तभी वहाँ वो सिक्योरिटी चीफ उस बिल्डिंग में आग लगा देता है। वो लड़का अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर बाहर आता है लेकिन अपनी माँ के साथ वो भी जल जाता है। और अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हम देखते हैं वही लड़का जो अब किलर है अपनी फायर गन लेकर रोमिरो के ऑफिस पहुंचता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रिची को देखते हैं जो विक्टोरिया से रोमिरो का एड्रेस लेकर उसके क्लब में पहुंचता है। तो रिची देखता है पूरा क्लब खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। वही रिची को एक कमरे के अंदर से धुआं निकलता दिखता है। वो कमरे के अंदर जाता है तो देखता है एक जली हुई डेड बॉडी चेयर पर पड़ी होती है और वही पास में एम्पायरो का फोन रखा होता है। रिची को लगता है कि किलर ने एम्पायरो को ही मार दिया। वो चीखने लगता है और उसी समय रिची के पास एम्पायरो का कॉल आता है। एम्पायरो की आवाज सुनकर उसके जान में जान आती है। वो बोलता है कि मैं डर गया था कि कहीं किलर ने आपको तो नहीं मार दिया। अब एम्पायरो बोलती है मुझे पता चल गया है कि किलर कौन है। वो बताती है कि 1992 में यहाँ एक्सपो के दौरान एक घटना हुई थी जहाँ एक कॉल गर्ल की मौत हो गई थी और उसकी मौत को छुपाने के लिए इन लोगों ने उस बिल्डिंग में आग लगा दी। तो रिची बोलता है हाँ मुझे पता है, वो कॉल गर्ल कोलंबिया से थी। तो एम्पायरो बोलती है उसी कॉल गर्ल का लड़का किलर है जो अपनी माँ का बदला इन लोगों से ले रहा है। तो रिची बोलता है तो हमें जल्द से जल्द मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना होगा और तुम्हें नहीं पता कि हम कहाँ फंसे हैं, तुम मुझसे मिलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस मिनिस्टर को देखते हैं। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो डरा हुआ था। वो अपने लीगल एडवाइजर से बात करता है तो उसका लीगल एडवाइजर बोलता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। लेकिन मिनिस्टर बोलता है अगर हम पुलिस के पास गए तो वो लोग इस वीडियो को पब्लिश कर देंगे और फिर मेरा करियर खत्म हो जाएगा। और वो किलर पागल हो गया है, अगर उसे मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे मार देगा। तो मिनिस्टर का लीगल एडवाइजर बोलता है आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आप उसे दे सको और जहाँ तक मैं जानता हूँ पार्टी की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। वो सलाह देता है कि आपको अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, उसके घर वाले काफी रईस हैं, वो पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्पायरो रिची को बताती है किस तरह से कारमैन ने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिनिस्टर को
देखते हैं वो अपने एक पर्सनल गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि सारे पैसे एक बैग में रखो। अरे पैसे ले जाकर तुम उस लॉकर में रखोगे जिस लॉकर का नंबर हमें किलर ने दिया है। तो मिनिस्टर उसे लॉकर का नंबर और लॉकर की चाबी देता है और बोलता है पैसा रखने के बाद तुरंत मुझे कॉल करना। अब हम देखते हैं वो मिनिस्टर का आदमी एक मेट्रो स्टेशन में जाता है और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को हटाता है और चुपके से अंदर चला जाता है। अब वो लॉकर को खोलता है और बैग को लॉकर के अंदर रखता है। फिर बैग को खोलता है और उसमें से पैसे निकालकर लॉकर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने दिखाता है और वैलिडेट करता है कि बैग में पैसे पूरे हैं। बैग रखने के बाद वो लॉकर को लॉक करता है और मिनिस्टर को कॉल करके बताता है कि उसने सुरक्षित पैसे रख दिए हैं। ये बात सुनकर मिनिस्टर अब राहत की सांस लेता है क्योंकि उसने अब किलर की डिमांड पूरी कर दी थी, तो उसे लगता है कि अब उसकी जान बच गई। लेकिन तभी हम देखते हैं वो किलर मिनिस्टर के घर के बाहर आ चुका होता है और जब तक मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते वो अपना फायर गन निकालता है और उनको जला देता है। और इधर मिनिस्टर के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे बताता है कि वो किलर मारने के लिए तुम्हारे गेट पर खड़ा है। तो मिनिस्टर बोलता है मैंने उसे पैसे दे दिए, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है। तो अननोन पर्सन बोलता है या तो तुम उसे मार दो या वो तुम्हें मार देगा। ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब किलर घर के अंदर आ जाता है। मिनिस्टर उस पर फायर करता है लेकिन वो किलर अपने आप को बचा लेता है और गोलियों की आवाज सुनकर मिनिस्टर की वाइफ सेफ रूम की तरफ भागती है और सेफ रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है। मिनिस्टर दरवाजा खटखटाता है लेकिन उसकी वाइफ दरवाजा नहीं खोलती और तब तक वहाँ किलर दोबारा आ जाता है और किलर मिनिस्टर को अपनी फायर गन से जला देता है। मिनिस्टर चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं रिची और एम्पायरो मिनिस्टर के घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं मिनिस्टर के गार्ड जले पड़े थे। और इधर हम किलर को देखते हैं वो अब बाहर निकलता है और मिनिस्टर का टैब भी अपने साथ ले जाता है और रिची एम्पायरो देखते हैं कि मिनिस्टर जलता हुआ घर से बाहर आता है। वो लोग मिनिस्टर की आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, मिनिस्टर जलकर मारा जाता है। तो मिनिस्टर की वाइफ रिची को देखकर बोलती है तुम तो वही हो, बुक लॉन्चिंग के दिन तुम वहाँ मिनिस्टर से मिले थे। तो रिची बोलता है हाँ मैं उन्हें आगाह करने आया था कि उनकी जान खतरे में है। और एम्पायरो बोलती है आपके पति ने सालों पहले एक काल गर्ल का मर्डर किया था। तो मिनिस्टर की वाइफ बोलती है हाँ मुझे सब पता है लेकिन आप लोग ये बात कहीं बाहर किसी से मत बोलना, नहीं तो मेरे पति का नाम खराब होगा और मेरी पार्टी का भी नाम खराब होगा। फिर मिनिस्टर की वाइफ बोलती है अच्छा तुम ही लोग हो जिसने मेरे हस्बैंड के पास कॉल किया था। तो रिची बोलता है हमने आपके हस्बैंड के पास कोई कॉल नहीं किया था। तो बताती है किसी ने कॉल करके उसे वार्न किया था कि किलर उसे मारने आ रहा है। और वही दूसरी तरफ अब हम किलर को देखते हैं जो एक ट्रेन में बैठता है और मिनिस्टर का टैब चेक करता है तो दिखता है उसके माँ के मर्डर वाला वीडियो उसमें चल रहा होता है। और वहीं उसकी नजर विक्टोरिया पर पड़ती है क्योंकि अब तक किलर के टारगेट 4 लोग थे क्योंकि उसके पास जो फोटोग्राफ था उसमें सिर्फ 4 लोग ही थे। लेकिन विक्टोरिया को देखकर वो समझ जाता है कि उसके माँ के मर्डर में विक्टोरिया भी शामिल है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिची और एम्पायरो को देखते हैं जो कमिश्नर मंचादो से मिलने उसके घर जाते हैं। और रिची बोलता है मुझे पता है कि तू उस केस से अब बाहर हो चुका है लेकिन तू ही हमारी मदद कर सकता है। अब कमिश्नर उनसे बातें करता है तो बताता है इसका मतलब कोई उस काल गर्ल के बेटे का इस्तेमाल करके सबसे पैसे वसूल रहा है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब जाति दुश्मनी की वजह से हो रहा है। तो रिची बोलता है अगर हम उस काल को ट्रेस कर पाए जो लास्ट टाइम मिनिस्टर को आया था तो हम ब्लैकमेलर का पता लगा सकते हैं। तो कमिश्नर रिची की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसको बोलता है ये आखिरी बार मैं तेरी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मिनिस्टर का कॉल ट्रेस करते हुए अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा ट्रांसफर तो 7 समुंदर पार ही होगा। जब कमिश्नर वो नंबर ट्रेस करता है तो पता है मिनिस्टर को आखिरी कॉल सीरिया के एक पब्लिक बूथ से किया गया था। अब रिची और एम्पायरो दोनों सीरिया के लिए निकलते हैं। जब वो रास्ते में ट्रेन में बैठे होते हैं तो रिची बोलता है हमारे पास अब कोई सस्पेक्ट ही नहीं बचा है जिस पर हम शक कर सकें। तो रिची बोलता है मुझसे कुछ तो मिस हो रहा है, बस आइडिया मेरे दिमाग में था लेकिन बियर की बोतल देखते ही सब कुछ खत्म हो गया। तो एम्पायरो बोलती है पहले हमें उस ब्लैकमेलर को ढूंढना चाहिए जिसे सब कुछ पता था लेकिन वो 30 साल बाद पैसों की डिमांड कर रहा है। तो रिची बोलता है कल जब मैं विक्टोरिया के घर गया तो उसके मेल बॉक्स में एक लेटर था जिसे देखकर मुझे अपना एक पुराना केस याद आ गया और उस लेटर पर जो लोगो लगा था वो एक कंपनी का है। वो कंपनी बैंकों के लिए काम करती है। जब कोई बैंक करप्ट हो जाता है और बैंक को पैसे नहीं लौटाता तो उस पर केस करने के लिए बैंक इस कंपनी का सहारा लेते हैं। अब उन्हें
विक्टोरिया पर डाउट होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि विक्टोरिया अब बैंक करप्ट हो चुका है या नहीं। तो एम्पायरो कॉर्मैन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि विक्टोरिया के सारे बैंक अकाउंट की जांच करे और पता करे क्या वो बैंक करप्ट है। अब रिची और एम्पायरो विक्टोरिया के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं विक्टोरिया घर पर नहीं होता और तभी एम्पायरो को कॉर्मैन का कॉल आता है और वो बताती है कि विक्टोरिया बैंक करप्ट हो चुका है, उसका ऑफिस भी सीज हो चुका है और पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। तो रिची पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अभी विक्टोरिया कहाँ है? तो कॉर्मैन बोलती है वो मेरे सामने है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। अभी वो रेलवे स्टेशन पर है और मरीन के लिए टिकट ले रहा है और उसकी ट्रेन यहाँ से 16 मिनट बाद निकलेगी। अब हम देखते हैं विक्टोरिया उस केबिन से वो पैसों से भरा बैग निकाल लेता है जो मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड ने रखा था। इसका मतलब ये अब कंफर्म था कि ब्लैकमेलर विक्टोरिया ही है। अब विक्टोरिया पैसों से भरा बैग लेकर ट्रेन में बैठ जाता है और कॉर्मैन भी उसका पीछा कर रही थी। अब विक्टोरिया बैठे बैठे सोचने लगता है और कहानी पास्ट में चली जाती है जब बैंक के लोग विक्टोरिया को आकर बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं जमा किए तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो विक्टोरिया अपने फ्रेंड मिनिस्टर को कॉल करता है, लेकिन हर बार फोन को मिनिस्टर की पीए उसको कॉल पिक करती है, लेकिन मिनिस्टर से उसकी बात नहीं कराती और ऐसे करते हुए अब 2 महीने का समय निकल चुका था। एक दिन विक्टोरिया अपने ऑफिस के बाहर स्मोक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर रोजी पर पड़ती है। वो रोजी को पहचान लेता है। वो देखता है रोजी चुपके से वहीं एक्सपो वाली जगह पर जाती है। वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि एक कमरे के अंदर वो खाना रख के वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन विक्टोरिया रोजी से पूछता है कि कल तुम रात में वहाँ खाना किसके लिए ले गई थी? उसी काल गर्ल के लड़के के लिए ना, लेकिन वो तो पहले पागल खाने में था। तो रोजी बोलती है हाँ वो पागल खाने से भाग गया और तब से वहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो तो बस छुपकर अपनी जिंदगी जी रहा है। ये बोलकर रोजी वहाँ से चली जाती है। अब विक्टोरिया उस लड़के से मिलने जाता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारी माँ के गुनाहगारों को सजा देने का। और उस लड़के को अपने चारों पार्टनर्स का फोटो देता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हैं सारा गेम विक्टोरिया ही खेलता है। वो खुद के ईमेल एड्रेस पर वो ब्लैकमेलर वाला ईमेल सेंड करवाता है और अपने ऑफिस में बम ब्लास्ट भी करवाता है ताकि पुलिस वालों को उस पर शक न हो। उसी ने मिनिस्टर को वो पेन ड्राइव भी भेजा था और उसी ने मिनिस्टर को कॉल करके ये भी बताया था कि किलर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं विक्टोरिया ट्रेन में होता है और तभी वहाँ रिची आ जाता है। और रिची को देखकर ट्रेन में आगे भागने लगता है और पीछे से रिची और एम्पायरो भी उसको ढूंढते हुए उसी ट्रेन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन विक्टोरिया की बुरी किस्मत उसके सामने अब वो किलर खड़ा होता है। तो विक्टोरिया उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोलता। विक्टोरिया समझ जाता है कि उसे अब सब कुछ पता चल गया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता तुमको किसने क्या बताया, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की। और अब ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और तब तक रिची भी वहाँ पहुँच जाता है। अब विक्टोरिया समझ जाता है कि किलर उसे मारने वाला है तो उसको पैसों का लालच देता है, लेकिन किलर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो किलर विक्टोरिया को जलाने लगता है। अब किलर विक्टोरिया को मारने के बाद आगे बढ़ता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरो उसका पीछा करते हैं। अब किलर मुड़ता है और रिची के ऊपर अपने गन से फायर करता है, लेकिन उसके गन का पाइप टूट जाने की वजह से उसकी फायर गन नहीं चलती। तो रिची बोलता है अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को सरेंडर कर दो। और तभी किलर ट्रेन के इमरजेंसी चैन को खींचता है और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। सब लोग नीचे गिरते हैं। रिची के हाथ से वो गन गिर जाती है और गन को एम्पायरो उठा लेती है। अब सामने किलर होता है। किलर आगे बढ़ता है। एम्पायरो उसके पीठ पे लगे सिलेंडर पर फायर करती है और सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट की वजह से वो किलर मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले एम्पायरो से पूछते हैं कि तुमने गन चलाना कैसे सीखा? तो बोलती है मुझे गन चलाना नहीं आता, वो तो मेरे सामने पड़ी थी और मैंने फायर कर दिया। फिर वो पूछती है वो गन किसकी थी? तो रिची बोलता है वो गन मेरी थी और मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ, अगर मेरी गन आपको कहीं मिले तो मुझे लौटा देना। एक्चुअली वो गन कमिश्नर मंचारो की थी जो रिची ने चुरा लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरो एक साथ बैठे होते हैं। तो रिची बोलता है अगर आप फ्री हो तो आज रात हम डिनर साथ में करें। तो एम्पायरो बोलती है कि अभी मैं कुछ टाइम सिंगल रहना चाहती हूँ। और
अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। शायद तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। तो रिची बोलता है, मैं बस यही जानना चाहता था कि कहीं ये हमारी आखिरी मुलाकात तो नहीं। तो अम्पारो बोलती है, बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।